हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब सिक्योर जोन में आप सभी को स्वागत है। तो हम कल हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाए थे गांधी युग के बारे में। हमको पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट भी उसका अच्छा लगा होगा। आज हम लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे और जितना क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ख़त्म करें। तो आप लोग अंत तक बनिए और कमेंट में लास्ट में इसका रिव्यू जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति दिख रहा है जी। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति आखिरकार हुई क्यों। ठीक है, इसके कई कारण थे। सबसे पहले कारण था इसका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। फिर इसका सामाजिक एवं धार्मिक कारण था। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। फिर इसका और कारण था इसका आर्थिक कारण। फिर था इसका सैनिक कारण। और उसके बाद से आता है तत्कालिक कारण। क्या आता है? तत्कालिक कारण। दिख रहा है ना? हाँ। तत्कालिक कारण। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले आता है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या हुआ था कि सबसे पहले राजनीतिक कारण में क्या हुआ था? राजनीतिक कारण में 1765 में, कब? 1765 से लेके 1772 में क्लाइव के द्वारा, किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा लाया गया था द्वैध शासन। क्या लाया था? द्वैध शासन। तो एक तो कारण ये था राजनीतिक कारण कि 1865 से 1872 में द्वैध शासन लेके आया गया था। द्वैध शासन क्या होता है? जिसमें कंपनी और भारत दोनों एक साथ मिलकर जब काम करते हैं उसे कहते हैं द्वैध शासन। इसमें कंपनी का मुख्य काम था कि जितना भी टैक्स था ना उसको वसूल करना, बाकी सब काम भारत वाले करेंगे और जो टैक्स वसूलना होगा वो कंपनी करती थी। तो एक कारण इसका राजनीतिक कारण था द्वैध शासन, जो कि 1765 से लेकर 1772 तक चला था। इसको कौन लाया था? क्लाइव के द्वारा लाया गया था। एक इसका कारण था अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी नहीं, सहायक संधि। कौन था? सहायक संधि जो हुआ था कब? 1798 में ब्लेजली के द्वारा। 1798 में ब्लेजली ने सहायक संधि किया था। तो सहायक संधि के तहत भी एक कारण था उसका राजनीतिक कारण। और एक कारण था इसका हड़प नीति। जो कब आया था हड़प नीति? ये आया था 1848 में। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। तो पहले क्वेश्चन पूछता था कि इसके कारण हुआ था, अब पूछता है राजनीतिक कारण कौन कौन थे। तो 1765 से 72 तक द्वैध शासन था। सहायक संधि 1798 में ब्लेजली के द्वारा लाया गया था। और हड़प नीति 1848 में डलहौजी के द्वारा। ये क्या होते हैं हम अगले वीडियो में कभी पढ़ाएंगे, लेकिन अब तक इतना ही जानना है कि राजनीतिक कारण कौन कौन थे 1857 के क्रांति के। फिर आता है सामाजिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक, मतलब समाज में कौन कौन से सुधार लाए गए थे। जैसे कि सती प्रथा एवं ठगी प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, 1829 में। ठीक है, 1829 में सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया गया था। ये तो सती प्रथा ठगी प्रथा दोनों ही अच्छे थे भारत के लेवल में, लेकिन बहुत से लोग इसके विरोध में थे। तो जो विरोध में थे वो 1857 की क्रांति में भाग लेना शुरू कर दिए। तो ये भी एक कारण था जिसका सामाजिक कारण था। और क्या हुआ कि 1849 में डलहौजी ने यह घोषणा किया कि अब मुगल शासक है ना, मुगल शासक अब वो दिल्ली के लाल किला में नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? दिल्ली के लाल किला में नहीं रहेंगे। अब वो छोटे छोटे स्थानों पर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? तो कुतुब मीनार में। कहाँ रहेंगे? कुतुब मीनार में रहेंगे। 1849 में डलहौजी ने घोषणा किया कि अब मुगल बादशाह, जितने भी मुगल शासक आएंगे वो दिल्ली के लाल किला में नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे? कुतुब मीनार जैसे स्थानों पर रहेंगे। एक और ये भी कारण था। एक कारण था 1856 में विधवा पुनर्विवाह। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह।
विवाह, ये सब सामाजिक एवं धार्मिक कारण हैं। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, समाज में और धर्म के अंतर्गत जो भी सुधार किए गए वो सामाजिक धार्मिक कारण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कौन लाया था? कैनिंग के द्वारा लाया गया 1856 में। ये भी एक कारण था। 1856 में ही दिख रहा है, 1856 में ही 1856 में कैनिंग ने कहा ये जितने भी मुगल बादशाह हैं ना, बादशाह नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो राजा या राजा के पुत्र कहलाएंगे। अब वो बादशाह अब बादशाह नहीं कहलाएंगे, बादशाह नहीं कहलाएंगे। अब क्या कहलाएंगे? राजा या राजकुमार, राजा या राजकुमार कहलाएंगे। यहाँ तो दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये सामाजिक एवं धार्मिक कारण थे। अब आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आया था अस्थाई बंदोबस्त, ये भी एक कारण था, अस्थाई बंदोबस्त। ये कब आया था? तो 1793 में आया था। तब आता है रैयतबाड़ी, रैयतबाड़ी बंदोबस्त, ये आया था 1792 में। इसके बारे में डिटेल्स हम बताएंगे, अभी तो केवल इतना जानते हैं कि कौन कौन से कारण थे 1897 के क्रांति के। ठीक है, उसके बाद आता है महालबाड़ी, ये आया था 1822 में। ये भी आर्थिक कारण थे, किसके? 1897 की क्रांति होने के। तब आता है सैनिक कारण। क्या था? जैसे सैनिक थे भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात था वो था 5:1 का। यानी कि अगर 5 गो भारतीय सैनिक है तो एगो क्या रहेगा? यूरोपीय सैनिक रहेगा। इतना संख्या भारतीयों का होने के बाद भी भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। कैसा व्यवहार? अभद्र। अच्छे से खाना नहीं दिया जाता था। और इनके सबसे बड़ा जो पद दिया गया था ना सैनिकों का, वो था सूबेदार का। कौन था? सूबेदार का। सबसे बड़ा पद सूबेदार का था, जो भारतीयों को दिया जाया था। इसमें मात्र 700 रुपया मंथली दिया जाता था। ठीक है, कितना रुपया? 700 रुपया मंथली दिया जाता। तो एक कारण सैनिकों के लिए आक्रोश का ये भी था। और तत्कालिक जो कारण था, क्या था? चर्बी वाला कारतूस। कौन कारतूस? चर्बी वाला कारतूस। तो क्वेश्चन कई तरह से आजकल पूछ रहे हैं। तत्कालिक कारण पूछेगा तब मारना है चर्बी वाला कारतूस, तब पूछेगा सैनिक कारण कौन थे तो ये वाला मारना है, पूछेगा आर्थिक कारण तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और महालबाड़ी, तब पूछेगा कि सामाजिक एवं धार्मिक कारण कौन कौन थे, ये थे। और फिर पूछता है राजनीतिक कारण कौन था, तो 1765 से 72 तक द्वैत शासन था। सहायक संधि 1798 में, फिर हड़प नीति 1848 में। ये अब कारण अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। पहले केवल पूछता था तत्कालिक कारण कौन था, अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण भी पूछ रहा है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि आखिरकार तत्कालिक कारण जब हुआ तो कैसी कैसी घटना शुरू हुई। यहाँ तक आप लोग हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटाएं इसको। चलिए तो अब देखते हैं कि तत्कालिक कारण के बाद 1897 की क्रांति में कैसे आक्रोश हुआ। चलिए शुरू करते हैं। 1897 की क्रांति, सबसे पहले क्या हुआ कि दिसंबर, दिख रहा है ना, दिसंबर 1856 में जो पहले बंदूक चलाया जा रहा था जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या था? ब्राउन बेस के स्थान पर अब ला दिया गया एनफील्ड राइफल ला दिया गया। दिसंबर, ये जरूरी है, एकदम डेट सही याद रखिए। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाया गया। अब इसका क्या, एनफील्ड राइफल क्या है? जैसे इसको चलाने से पहले इसको क्या किया था, मुंह से खींचा जाता था, ऐसे खींच के उसके बाद से इसको फेंका जाता था। तो चलाने से पहले इसको मुंह से खींचा जाता था। और सैनिकों में था कि जो एनफील्ड राइफल है इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, जो हिंदू और मुसलमानों के लिए क्या था, एक भड़काऊ काम करता था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सैनिकों ने इसका विरोध किया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एनफील्ड राइफल जो बना था इसकी प्रशिक्षण कहाँ कहाँ दिया जाता था? प्रशिक्षण मतलब सिखाने के काम कहाँ कहाँ होता था? तो 3 जगह होता था। एक था अम्बाला, कहाँ? अम्बाला, जो कि पड़ता है पंजाब में, अम्बाला यानी कि पंजाब में। एक था सियालकोट में,
जो कि कहाँ था, सियालकोट, इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ, पाकिस्तान में। एक था दमदम, कहाँ था, दमदम। दमदम कहाँ था, ये था पश्चिम बंगाल में। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एनफील्ड राइफल बनाई गई थी तो इसके प्रशिक्षण यानी सिखाने का काम कहाँ कहाँ होता था, अम्बाला पंजाब में, सियालकोट पाकिस्तान में और दमदम पश्चिम बंगाल में। अब क्या होता है कि मार्च, कब मार्च, 28 मार्च ना, ठीक है, 28 मार्च को मंगल पांडे, 29 मार्च होना चाहिए यार, 29 मार्च को मंगल पांडे को चलाने के लिए कहा जाता है। कब कहा जाता है, 29 मार्च मंगल पांडे को चलाने के लिए कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, मना कर देते हैं, चलाने को कहा था, ये मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम नहीं चलाएंगे। वहीं पे 2 जनरल थे, कौन थे, जनरल, कौन, हीरोज और बाग, कौन थे, हीरोज और बाग को क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। ध्यान से, 29 मार्च को मंगल पांडे को कहा गया कि आप इस बंदूक को चलाइए, तो उन्होंने चलाने से साफ मना कर दिया। तो उसके बाद से क्या हुआ, मना कर दिया, और हीरोज और बाग जो वहाँ के गवर्नर जनरल, वो उस समय जनरल थे, उसको क्या किए, गोली मार दिए। अब पूछता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से थे, तो ये थे 34वीं BNI यानी कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो 34वीं BNI से, बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 34वीं BNI से था। अब कहाँ हुआ था घटना ये, तो बैरकपुर में। कहाँ हुआ था, बैरकपुर कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में बैरकपुर पड़ता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। दिसंबर 1856 में ब्राउन बैस के जगह पर एनफील्ड राइफल लाया गया। इसका प्रशिक्षण का काम 3 जगह होता था, अम्बाला पंजाब में, सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है, दमदम पश्चिम बंगाल में। 29 मार्च को मंगल पांडे को चलाने के लिए कहा जाते हैं, मना कर देते हैं, हीरोज और बाग जो कि वहाँ के जनरल थे उनको गोली मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो इनका संबंध किससे है, 34वीं BNI से, जो कि बैरकपुर छावनी में स्थित है। अब पूछता है कि मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है, पकड़ के कब, 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है, 8 अप्रैल को इनको कब क्या किए थे, फांसी दे देते। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी, तो 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। अब क्या होता है, जब इनको फांसी दे दी गई तो पूछता है कि यहाँ का उस समय जो जनरल था, जो फांसी देने की मैंने कहा था, उसका क्या नाम था, ठीक है, तो उसका नाम था हैरसे नाम था। उस समय पुलिस अधीक्षक था, वहाँ का पुलिस कमांडर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई, उस समय पुलिस कमांडर कौन था, तो हैरसे यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब क्या होता है, जब 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है, तब तो क्या होता है, मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, ये भी क्वेश्चन पूछा था। मंगल पांडे जो थे ना, मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे। कहाँ के, यूपी के बलिया के रहने वाले थे, अब क्या होता है कि 20वीं इन्फेंट्री जो थी 20वीं इन्फेंट्री अब मेरठ से, कहाँ से, मेरठ से 20वीं इन्फेंट्री के सिपाही मेरठ से क्या करते हैं, 10 मई को, कब, 10 मई को दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। ध्यान से देखिएगा, 29 मार्च और 8 अप्रैल के बीच में 10 दिन का अंतर है, ठीक है। अब 8 अप्रैल हो गया, फिर यहाँ आ गए हम लोग कब, 10 मई। 29 मार्च 8 अप्रैल 10 मई, 29 मार्च 8 अप्रैल 10 मई। 29 मार्च को क्या होता है, मंगल पांडे गोली मारते हैं, 8 अप्रैल को उनको फांसी दी जाती है, और 10 मई को क्या होता है, दिल्ली के लिए मेरठ से 20वीं NI, ये भी जरूरी है, कौन सी इन्फेंट्री थी, तो 20वीं NI दिल्ली के लिए रवाना होती है। अभी क्या करते हैं, दिल्ली में जाते हैं कब, 12 मई को ये दिल्ली में पहुंचते हैं। वहाँ बहादुर शाह जफर उस समय मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफर उस समय क्या था, मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफर जाते हैं उसके पास, कहते हैं कि आप इस क्रांति का नेतृत्व कीजिए, इस क्रांति का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए, क्रांति का नेतृत्व कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय जब मेरठ से दिल्ली जब रवाना हो रहे थे, तो उसमें किसको क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया था, तो बहादुर शाह जफर को सौंपा गया था। ये भी क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया था कि 1857 की क्रांति की पहली घटना कौन थी,
1857 की पहली घटना कौन थी? तो पहली घटना थी मेरठ से सैनिकों के द्वारा दिल्ली की ओर रवाना होना। मेरठ से सैनिकों के द्वारा दिल्ली की ओर रवाना होना, ये कौन सी घटना थी? ये पहली घटना थी। कौन सी घटना थी? पहली घटना थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहली मतलब सबसे पहले 1857 की क्रांति में फांसी किसको लगी थी? तो मंगल पांडे को लगी थी। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब आजकल क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो नया वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो उस समय जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के पीएम थे पाम स्टोन। कौन थे? पाम स्टोन थे। एक बार पूछ दिया था किस पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी। कौन सी पार्टी? तो लिबरल पार्टी। ब्रिटेन में दो ही पार्टी चलती है, एक लिबरल होता है, एक लेबर पार्टी होता है। तो एक बार पूछा था क्वेश्चन कि उस समय विपक्षी दल में कौन था? ये तो प्रधानमंत्री थे, तो इनके विपक्ष में ब्रिटेन में कौन था? विपक्षी दल में कौन था? तो विपक्षी दल में था, कौन था? जो कि लेबर पार्टी से था, डिजरेली। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रिटेन के पीएम 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो पाम स्टोन था। किस पार्टी से था? तो लिबरल पार्टी से। विपक्षी दल में कौन था? तो डिजरेली था। ये किस पार्टी से था? तो लेबर पार्टी से। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तब पूछता है उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल उस समय था कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? विपक्षी दल में कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग हो गया। ठीक है। तब पूछता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, इसका चिन्ह क्या था? चिन्ह मतलब कि प्रतीक क्या था? तो कमल। क्या था? कमल और रोटी या चपाती। कमल और रोटी या चपाती एक ही बात है। कमल और रोटी और चपाती। यहाँ तक दिख रहा है ना? अब क्वेश्चन आगे थोड़ा सा पूछ रहा है, इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे देखते हैं। अब पूछा था क्वेश्चन कि कौन कौन इसमें भाग लिए थे? कौन कौन 1857 की क्रांति में कौन कौन भाग लिए थे? तो इसमें कौन कौन भाग लिए थे? तो किसान भाग लिए थे। कौन? किसान, जमींदार, किसान, जमींदार, महिला और मुस्लिम, ये सब भाग लिए थे। ठीक है। अब कौन भाग नहीं लिए थे? कौन भाग नहीं लिए थे? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन भाग नहीं लिए थे? तो इसमें भाग नहीं लिए थे शिक्षित, पढ़ल लिखल लोग में भाग ना लग रहा है। ठीक बा? शिक्षित और जो मध्यम वर्गीय हैं यानी मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोग इसमें भाग नहीं लिए थे। ठीक है। कौन कौन भाग लिए थे? तो किसान, जमींदार, महिला और मुस्लिम भाग लिए थे। और कौन भाग नहीं लिए थे? तो शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोग इसमें भाग नहीं लिए थे। यहाँ तक दिक्कत परेशानी? तब पूछता है कि 1857 की जो क्रांति थी कहाँ तक फैली थी? क्या पूरे भारत में फैली थी या केवल उत्तरी भारत में फैली थी? तो कहाँ तक फैली थी ये भी पूछता है। कहाँ तक फैली थी? तो ये केवल उत्तर भारत। कहाँ? उत्तर भारत और मध्य भारत में फैली थी। कहाँ? मध्य भारत में। पूरे भारत में इसका प्रकोप जो था पूरे भारत में नहीं था। पूरे भारत में नहीं था। पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन कौन भाग लिए थे? तो किसान, जमींदार, महिला और मुस्लिम भाग लिए थे। कौन भाग नहीं लिए थे? तो शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोग भाग नहीं लिए थे। और कहाँ तक फैली थी? तो उत्तर भारत और मध्य भारत में फैली थी। पूरे भारत में इसका फैलाव नहीं था। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कहाँ से लड़े थे, कौन कौन से जो क्रांतिकारी थे। जैसे दिल्ली में कौन लड़ा था, लखनऊ में कौन लड़ा, यहाँ तक सब हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विपक्षी दल का कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, 1857 क्रांति के चिन्ह कौन था, कमल और रोटी था। एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि 1857 को जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति की जांच कौन किया था? कि जांच किसने किया? जांच जो था, जांच जिसके लिए कमीशन बैठाया गया था जांच करने के लिए, तो पील कमीशन बैठाया गया था। कौन कमीशन? पील कमीशन या पील आयोग, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था?
अध्यक्षता इसका जो कर रहा था ना, ये पील ही कर रहा था, जिसका नाम था पील। इसी के नाम तो पील कमीशन बना दिया गया था, जो कि 1857 की क्रांति की जांच कर रहा था। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन लड़े थे। तो आइए देखते हैं, मिटाइए इसको। चलिए, अब कहाँ कहाँ से कौन लड़े थे। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली से, ठीक है। तो दिल्ली से पूछा हुआ है कि दिल्ली में जो 1857 की क्रांति कब हुई थी, उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लखनऊ, फिर कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, सबको एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ से। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली से। दिल्ली से, ठीक है। तो दिल्ली से कौन लड़े थे, तो दिल्ली से यहाँ लड़ने वाले का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है। तो दिल्ली से कब हुआ था, तो दिल्ली में 11 से 12 मई को हुआ था। 11 से 12 मई 1857 को दिल्ली में क्रांति हुई थी। कब, 11 से 12 मई 1857 को। यहाँ कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था। तो इसका पूछता है कि सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था। ये तो राजा था वहाँ का, तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बख्त खां। कौन कर रहा था, बख्त खां। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहादुर शाह जफर तो उस समय राजा था, तो उसका सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था, बख्त खां कर रहा था, ठीक है। इसको दबाने का काम किसने किया था, तो हडसन। कौन, हडसन और निकलसन। हडसन और निकलसन इसको दबाने का काम किया था। इसी समय क्या हुआ, निकलसन जो था ना, निकल गया, मतलब मर गया। क्या हो गया, मर गया। इसकी यानी कि मृत्यु हो गई। निकलसन यानी निकल गया, निकलसन यानी निकल गया। तो कौन बच गया, हडसन। इतना तकलीफ करते ही है। दिल्ली में कब हुआ था, 11 से 12 मई 1857 को। बहादुर शाह जफर का सैन्य नेतृत्व बख्त खां किया था। हडसन और निकलसन इसका नेतृत्व, इसको दबाने का काम किया। निकलसन निकल गया यानी मर गया, निकलसन निकल गया यानी मर गया। अब इसमें एक घटना हो गई, कौन सी, कि एक बार पूछ दिया कि दिल्ली में 1857 की क्रांति कब खत्म हुई, तो सितंबर 1857 को। सितंबर 1857 को इन्होंने दिल्ली की क्रांति को दबा दिया। अब इसमें क्या हुआ, बहादुर शाह जो जफर थे ना, जा करके बहादुर शाह जफर जा करके हुमायूं के मकबरा में छुप गए। कहाँ छुप गए, हुमायूं के मकबरा में, हुमायूं के मकबरा में छुप गए। छुप गए, जब छुप गए तो इन्हीं की पत्नी थी, जिनका नाम था जीनत महल। जीनत महल, उसने जा करके कहा कि हमको अगर पूरा राजपाट दे दीजिएगा तो हम बताएंगे वो कहाँ पे हैं। तो हुमायूं के मकबरा में छुपा था बहादुर शाह जफर, और उसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, बहादुर शाह जफर की पत्नी थी जीनत महल। इसने जा करके पूरा भेद अंग्रेजों को दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, बहादुर शाह जफर पकड़ा गया और इसको कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। इसको रंगून भेज दिया म्यांमार में। यहीं पे इसके 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। देख रहे हैं ना, उसी समय भी जीनत महल अपना काम कर रही है। ये तो हो गया दिल्ली वाला। उसके बाद चलते, दिल्ली वाला पूरा कंफर्म हो गया। अब देखते हैं लखनऊ में। कहाँ देखते हैं, लखनऊ में। लखनऊ में कौन था, ठीक है। तो लखनऊ में कौन था, तो लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। और इसका जो पति था उसका नाम था क्या, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। ये वहाँ का उस समय अंतिम नवाब था। लखनऊ का अंतिम नवाब था। कौन था, अंतिम नवाब था। इसका क्या हुआ, वाजिद अली शाह का, जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर हमला किया तो वाजिद अली शाह का क्या हुआ कि उस समय इसका जो एक सेनापति था, इसको जूता पहना रहा था। एक एक जूता पहनाया था, दूसरा का जूता नहीं पहनाया था। ये नहीं भागा, वहीं खड़ा हो गया। अंग्रेज जब आए उसको पकड़ लिए तो पूछे कि तुम काहे नहीं भागे, सब लोग तो भाग गए। तो उसने कहा कि पता है, एक पैरों में जूता पहनाया था, एक में पहने भी नहीं किया था, तो कैसे भागते। देख रहे हैं नवाब ही, इसीलिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा था बाबू, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। तो ये जब वाजिद अली शाह ना, एक ही पैर में जूता पहना था, उसीलिए भागा नहीं, दोनों में पहना था तो भाग गया होता। तो वाजिद अली शाह जो कि अंतिम नवाब था लखनऊ का, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। तब पूछता है कि सबसे ज़्यादा सेना किसके पास थी, तो सबसे ज़्यादा सेना इसी के पास थी। सबसे ज़्यादा सेना बेगम हजरत महल के पास था। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय सबसे ज़्यादा सेना किसके पास था, बेगम हजरत महल के पास। तो सबसे ज़्यादा सेना बेगम हजरत महल के पास था। इसको दबाने का काम किसने किया था, कौन, नील न था, लॉरेंस और कैंपबेल। लॉरेंस और
कैंपबेल, लॉरेंस और कैंपबेल। देख रहे हैं लॉरेंस में आ जा रहा है लाश, लॉरेंस में क्या होता है लाश, यानी ये भी क्या हो गया था, मर गया था, ये भी मर गया। थोड़ा सा याद करने का मेथड हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। लॉरेंस में लाश आ जा रहा है यानी कि लाश गिर गया इसका, यानी कि ये भी मर गया। तो ये भी पूछता है कि कौन कौन मर गया, तो यहाँ निकलसन निकल गया यानी मर गया, यहाँ लॉरेंस यानी लाश गिर गया यानी ये भी मर गया। कौन बच गया अब, कैंपबेल। यहाँ तक आप सबको समझ में आया। यही वाजिद अली शाह था, एक जब उस समय था ना, तो इस एक स्टेटमेंट दिया था कि दरे दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, दरे दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, तुम खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, तुम खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये वाजिद अली शाह का स्टेटमेंट है जो कि यूपी पीछे से एक बार पूछ दिया है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं लखनऊ के बाद कानपुर को, इसको देखते हैं कानपुर। कानपुर में कौन थे, तो कानपुर में थे तात्या टोपे और नाना साहब। तो नाना साहब मेन थे, और ये जो थे ना सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे, सेना का नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का पूरा नाम भी पूछता है, तो रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग इनका पूरा नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। यहाँ तक समझ में आ रहा है। लखनऊ से तात्या टोपे और नाना साहब थे। नाना साहब का क्या होता, पेंशन बंद हो गया था, पेंशन बंद हो गया, तो इसी पेंशन को चालू कराने के लिए 1857 की क्रांति में क्या पड़े, कूद पड़े। तात्या टोपे का सेनापति जो थे इनका पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहब का पूरा नाम था धोंधू पंत। क्या था, धोंधू पंत, पूरा नाम था धोंधू पंत। एगो ऋषभ पंत है क्रिकेटर, वो मत समझ दीजिए, धोंधू पंत है। ठीक है, धोंधू पंत। अब क्या हुआ कि यहाँ से तात्या टोपा जब कानपुर की क्रांति से जब यहाँ से निकले तो ये चले गए कहाँ पे, ये चले गए शिवपुरी जंगल में। कहाँ पे, शिवपुरी जंगल में, शिवपुरी जंगल में चले गए। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहीं इसका एक मित्र था, इनका एक क्या था, मित्र, जिनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह। इसने धोखे से क्या किया, अंग्रेजों की इनकी भेद बता दी कि तात्या टोपे यानी रामचंद्र पांडुरंग शिवपुरी के जंगलों में सो रहे हैं। यहीं आए अंग्रेज और इनकी क्या कर दिए, हत्या कर दिए, यानी फांसी के फंदे पर लटका दिए। देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि नाना साहब यहाँ से भाग गए, कहाँ पे, नेपाल भाग गए। कहाँ भागे, नेपाल। ये भी नेपाल भाग गई थी। कौन, बेगम हजरत मौलवी, ये भी नेपाल भाग गई थी। यहाँ तक दिक्कत परेशानी कोई, यहाँ से समझिए। कानपुर से तात्या टोपे, नाना साहब को धोधू पंत कहते हैं, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग। ये कहाँ चले गए थे, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जंगल में, वहीं सो रहे थे। तो इनके मित्र थे मान सिंह, इन्होंने बता दिया कि शिवपुरी के जंगलों में कौन सो रहा है, तात्या टोपे सो रहा है। तो इनको क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया गया, हत्या कर दिया गया। कानपुर वाला समझ गए। अब एक बार तो पूछ दिए थे कि नाना साहब कौन थे, तो नाना साहब जानते हैं कौन थे, जो पेशवा थे ना, पेशवा। तो अंतिम जो पेशवा थे, अंतिम पेशवा कौन थे, अंतिम पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने ही नाना साहब को क्या लिया था, गोद लिया था। उन्हीं से संबंधित है पेशवा नाना साहब। ठीक है, यानी कि पेशवा से संबंधित है नाना साहब। यहाँ तक दिक्कत परेशानी कोई दिख रहा है सबको, हो गया। अब चलते हैं लखनऊ के बाद चलते हैं इलाहाबाद में। कहाँ चलते हैं, इलाहाबाद में। चलिए देख लेते हैं इलाहाबाद से कौन थे। इलाहाबाद, अब तो इसका नाम हो गया प्रयागराज। तो इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली। कौन थे, लियाकत अली थे इलाहाबाद से। ठीक है, लियाकत अली इलाहाबाद से थे, दिख रहा है ना पूरा। लियाकत अली इलाहाबाद से। इसको दबाने का काम किया था कर्नल नील ने। कौन, नील ने दबाने का काम किया। तब आता है फैजाबाद। कौन आता है, फैजाबाद। फैजाबाद से कौन थे, अजीमुल्लाह, नहीं गलती हो रहा है, मौलवी अहमद उल्लाह। कौन थे, मौलवी अहमद उल्लाह। मौलवी अहमद उल्लाह थे। कहाँ से, फैजाबाद से। फैजाबाद का नाम तो अयोध्या हो गया। तो फैजाबाद से थे मौलवी अहमद उल्लाह। याद करिए फिर से, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह। यहाँ भी कौन था, कर्नल नील ने ही दबा दिया था, कर्नल नील ने ही दबा दिया था। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे, तो मौलवी अहमद उल्लाह सबसे कट्टर दुश्मन थे। कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे, मौलवी अहमद उल्लाह थे। इन पे क्या हुआ था ना, अंग्रेजों ने 50,000 का क्या किया था, इनाम रखा था। अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। कितना का, 50,000 का। अगर कोई भी व्यक्ति मौलवी अहमद उल्लाह को पकड़ कर लाता है तो उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो मौलवी अहमद उल्लाह कहाँ से थे, फैजाबाद से। अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन कौन थे, मौलवी अहमद उल्लाह। पूछता है कि फैजाबाद से
फैजाबाद से 1847 क्रांति को दबाने का काम किसने किया था? नील ने। इलाहाबाद से भी नील ने। यहाँ तक कोई दिक्कत? तब आता है फतेहपुर या फतेहाबाद। फतेहपुर। फतेहपुर से कौन थे? अजी मुल्ला। कौन थे? अजी मुल्ला। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ है मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद, ये है अजी मुल्ला, ठीक है। ये कहाँ से थे? फतेहपुर से। तब फिर पूछता है पटना से कौन था? पटना से। तो पटना से पुस्तक एक विक्रेता थे। कौन? पुस्तक विक्रेता, जिनका नाम था पीर अली। पीर अली थे। उसके बाद से पूछता है असम से कौन थे? तो थे मणिराम दत्त थे। तब पूछता है कि महाराष्ट्र से कौन थे? रंगोजी। कौन थे? रंगोजी, ठीक है। तब पूछता है महाराष्ट्र के बाद गोरखपुर से कौन थे? गोरखपुर से कौन थे? तो गजाधर। कौन थे? गजाधर सिंह। कौन थे? गजाधर सिंह। दिख रहा है कि ना? गजाधर सिंह। गोरखपुर से कौन थे? गजाधर सिंह। एक बार तो पूछ दिया कि बताइए कि मेरठ से कौन थे? मेरठ या मथुरा, ठीक है। मेरठ से कौन थे? तो उस समय थे देवी सिंह। कौन थे? देवी सिंह। यहाँ तक पूरा दिख रहा है ना? ठीक से चलिए। असम से कौन थे? पटना से कौन थे? महाराष्ट्र से कौन थे? रंगोजी बापू, पूरा नाम इनका रंगोजी बापू। गोरखपुर से गजाधर सिंह और मेरठ से देवी सिंह। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच गया झांसी और पटना, जिसको हम लोग को देखना है। तो यहाँ तक आप सब उतार लिए होंगे, हमको क्लियर है पूरा। तो चलिए देखते हैं झांसी और पटना से कौन थे। तो सबसे पहले देखते हैं झांसी से। झांसी से कौन था बताइए? महारानी लक्ष्मीबाई। हीरोज से इनका आक्रमण हुआ था, इनकी लड़ाई हुई थी हीरोज से। किससे? हीरोज से। अब देखते हैं झांसी से। झांसी से कौन थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई थी। इसको दबाने का काम कौन किया था? हीरोज ने किया था। कौन किया था? हीरोज ने किया था। इसको दबाने का काम कौन किया था? हीरोज ने। तो महारानी लक्ष्मीबाई से बहुत क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि हीरोज और महारानी लक्ष्मीबाई के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसका नाम था ग्वालियर का युद्ध। कौन था? ग्वालियर का युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 जून 1858 को हुआ था। 17 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई और हीरोज के बीच में ग्वालियर का युद्ध हुआ था, 17 जून 1858 को। इसी समय क्या हुई थी? झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? यानी मृत्यु हुई, उसी में हार गई। तो उसी समय हीरोज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरे सेना में अकेली जो थी, अकेली मर्द थी। पूरी सेना में अकेली मर्द थी। इसने किसने कहा था? हीरोज ने कहा था महारानी लक्ष्मीबाई को। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 19 नवंबर 1828 को। कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? जन्म 1828 में, 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तब पूछता है इनका जो समाधि स्थल है कहाँ है? समाधि स्थल जो है कहाँ है? समाधि स्थल पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बीपीएससी में। तो समाधि स्थल कहाँ है जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थल है, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में ना। ग्वालियर में इनकी समाधि स्थल स्थित है। अब पूछता है कि बनारस में एक बार क्या हुआ था कि यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछ दिया था रिलेट करके कथन और निष्कर्ष में, कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था ना, बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका, जिसको हम लोग मनु भी कहते हैं। तो इनके बचपन का नाम था क्या था? मणिकर्णिका। तो क्वेश्चन कैसे यूपीपीएससी निकाला था? पहला स्टेटमेंट दिया था कि महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। पहला स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा दे दिया था कि बनारस में मणिकर्णिका घाट का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर मणिकर्णिका पड़ा है। सब लड़के मारे कि हाँ सही बात है, दोनों सही होगा, लेकिन वो नहीं है। मणिकर्णिका जो बनारस का घाट है ना, मणिकर्णिका जो बनारस का घाट है, ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, क्वेश्चन एकदम डिटेल्स में जा रहा है थोड़ा। मणिकर्णिका जो कि बनारस का घाट है, इसका नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा था? क्योंकि जो पार्वती जी थी, जो शंकर जी की पत्नी थी, पार्वती जी की जो कान का कुंडल था ना, कान का कुंडल, उसका नाम क्या था?
उसका नाम मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका था। तो उनके नाम पर बनारस के घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा है, न कि महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन के नाम पर मणिकर्णिका घाट का नाम पड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पूरा पढ़ लिए। अब पूछता है कि सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को किसने हराया था? तो कौन हराए थे? लक्ष्मीबाई। हराने का काम सबसे ज़्यादा किसने किया था? अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा पराजित की थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को पराजित कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई ने की थी। चलिए इनका देखते हैं जन्म कब हुआ था। तो 19 नवंबर 1828 को बनारसी में हुआ था। इनकी समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर का युद्ध कब हुआ था? पूछता है ये भी। तो 17 जून 1858। 17 जून 1858। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई की क्या हो गई? डेथ हो गई। उसी समय हीरोज ने कहा था कि पूरी सेना में अकेली मर्द थी। अब समाधि स्थल ग्वालियर में हुआ। पूछता है बचपन का नाम क्या था इनके? तो मणिकर्णिका, जिसको मनु कहते हैं। तो क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है कि मणिकर्णिका घाट का नाम क्यों पड़ा? तो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पे नहीं पड़ा है, वो पार्वती जी थी, शंकर जी की पत्नी। उनके कान का जो कुंडल था उन्हीं के नाम पर मणिकर्णिका का नाम पड़ा है। अब देखते हैं थोड़ा पटना से, थोड़ा आते हैं अपना, कहाँ से आते हैं? जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर से। जगदीशपुर से कौन लड़े थे? आरा, यानी कि जगदीशपुर आरा से लड़े थे वीर कुंवर सिंह। तो देखते हैं जगदीशपुर को। अब जगदीशपुर से कौन लड़े थे? तो जगदीशपुर से लड़े थे वीर कुंवर सिंह। इनको कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह। बिहार के किसी भी एग्जाम में जाइए क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह थे। कहाँ से लड़े थे? जगदीशपुर से लड़े थे। ठीक है, इसको दबाने का काम कौन किया था? विलियम टेलर और बिसेंट आयर। विलियम टेलर और बिसेंट आयर ने इसे दबाने का काम किया था। तब पूछता है कि जगदीशपुर में जो 1857 की क्रांति हुई, कहाँ से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? तो 12 जून को। कब शुरू हुई थी? 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को। कहाँ से? रोहिणी गांव से। गांव एकदम जरूरी याद रखिएगा। रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को शुरू हुआ था क्रांति। अब क्या हुआ, जब जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह लड़ते गए थे तो क्या हुआ कि 23 अप्रैल को